कहते हैं कि अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो पनामा कनाल सिर्फ एक जलमार्ग नहीं बल्कि एक पुल है, एक ब्रिज जो महासागरों, देशों और व्यापार को जोड़ता है। लेकिन क्या हो अगर इस पुल पर दोबारा दावा किया जाए? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया था कि वो पनामा नहर पर अमेरिका का कंट्रोल फिर से चाहते हैं। क्या यह सिर्फ एक बयान है या भविष्य की राजनीति की झलक? नमस्कार, मैं गीत आप सभी का स्वागत करती हूं जस हिंदी के शो जिसका नाम है वर्ल्ड इन फोकस। और आज वर्ल्ड इन फोकस में हम जानेंगे पनामा कैनाल का इतिहास, इसका सामरिक महत्व और इस पर उठे नए दावों का असर जो कि अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है। क्या यह दावा पनामा की संप्रभुता यानी कि उसकी इंटेग्रिटी को चैलेंज देगा या दुनिया के व्यापार तंत्र को हिलाकर रख देगा? तो चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस में। आप सभी जानते तो होंगे कि दुनिया में जो बड़े से बड़ा सामान है वो हवाई मार्ग से नहीं बल्कि समुद्री मार्ग से आता जाता है। पनामा कैनाल भी बहुत अहम रास्ता है जो सैकड़ों जहाजों का एशिया से अमेरिकी महाद्वीपों के पूर्वी हिस्सों तक जाने के लिए रास्ते को आसान बनाता है। लेकिन ये नहर दुनिया में एक आर्थिक सुविधा के अलावा इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने के तौर पर जानी जाती है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पनामा नहर पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा से कहा कि वो पनामा नहर की फीस कम करे या तो उस पर कंट्रोल अमेरिका को वापस कर दे। तो अमेरिका ने मूर्खतापूर्ण तरीके से पनामा को सौंप दिया था, ऐसा कहा जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसी स्टेटमेंट को दोबारा से एक मंच पर दोहराया। ट्रंप ने अपनी इस बात के पीछे एक तर्क भी दिया है और वो तर्क ऐसा है कि अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाली इस अहम नहर से गुजरने के लिए जहाजों से आज बेवजह शुल्क वसूला जाता है। तो ट्रंप के पनामा नहर को अमेरिका में शामिल करने के बयान के बाद पनामा नहर की काफी चर्चाएं हो रही हैं। ट्रंप का बयान कि अमेरिका पनामा नहर पर फिर से कंट्रोल चाहता है ना केवल एक राजनीतिक दावा है बल्कि ये हिस्ट्री के उन पन्नों को भी खोलता है जिन्होंने दुनिया के नक्शे पर इस जलमार्ग को इतना इंपॉर्टेंट बनाया है। पनामा नहर का निर्माण 20वीं सदी की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक था। 1904 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में अमेरिका ने अपनी ताकत और संसाधन लगाए। 1914 में यह नहर खुली और अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ते हुए दुनिया के समुद्री व्यापार को नया आयाम भी दिया। लेकिन ये कैनाल जितनी महत्वपूर्ण थी उतना ही विवादित भी ये कैनाल था। अमेरिका का नहर पर नियंत्रण पनामा के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और संप्रभुता की लड़ाई बन गया। कैसे? 1977 में उमर टॉर्रिजोस और जिमी कार्टर के बीच एक ट्रीटी हुई। उस ट्रीटी के बाद पनामा नहर 31 दिसंबर 1999 को पनामा के हाथों में सौंप दिया गया। आज जब ट्रंप इसके नियंत्रण की मांग करते हैं तो यह सवाल खड़ा होता है कि क्या अमेरिका इतिहास को फिर से पलटना चाहता है? और अगर ऐसा हुआ तो इसके अंतरराष्ट्रीय राजनीति, उसके व्यापार यानी कि उसके ट्रेड और पनामा की इंटेग्रिटी पर क्या इफेक्ट होगा? ये नहर सिर्फ एक जलमार्ग नहीं बल्कि ताकत, राजनीति और वैश्विक संतुलन का एक प्रतीक है। हम समझेंगे कि इस बयान का भविष्य में क्या प्रभाव हो सकता है, लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि अमेरिका ने 1900 के दशक की शुरुआत में इस नहर का निर्माण किया और उसका मकसद अपने तटों के बीच यानी कि अपने पोर्ट्स के बीच वाणिज्यिक और सैन्य जहाजों के आवागमन को सुविधाजनक बनाना था। आपको याद होगा वॉशिंगटन ने 1977 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा हस्ताक्षरित एक संधि के तहत 31 दिसंबर 1999 को जलमार्ग का नियंत्रण पनामा को सौंप दिया। ये नहर जलाशयों पर निर्भर है और 2023 में पड़े सूखे से ये काफी प्रभावित हुई, जिसके कारण देश को इससे गुजरने वाले जहाजों की संख्या को सीमित करना पड़ा। अदर देन दैट नौकाओं से लिया जाने वाला शुल्क भी बढ़ा दिया गया। इनफैक्ट इस साल मौसम सामान्य होने के साथ नहर पर ट्रांसपोर्टेशन सामान्य हो गया, लेकिन शुल्क में बढ़ोतरी अगले साल भी कायम रहने की उम्मीद है। अब सवाल है कि अमेरिका के लिए पनामा कैनाल इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
आप देखें कि पनामा नहर अटलांटिक महासागरों को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला एक कृत्रिम जल मार्ग है। पनामा कैनाल के निर्माण की परिकल्पना काफी समय से की जा रही थी, क्योंकि दक्षिण अमेरिका के सिरे से घूमकर एक महासागर से दूसरे महासागर तक जाना महंगा और समय लेने वाला काम था, और इसका निर्माण 1904 और 1914 के बीच हुआ, जिसका क्रेडिट मुख्य रूप से अमेरिकी प्रयासों को जाता है। उससे पहले इस क्षेत्र की चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति के कारण नहर का निर्माण कठिन माना जाता था। 1903 तक कोलंबिया ने पनामा पर नियंत्रण रखा, जब अमेरिका समर्थित तख्ता पलट ने पनामा को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की। बदले में अमेरिका को 1903 की है-बुनो-वारिला संधि के माध्यम से नहर बनाने और इसे चलाने के अधिकार और पनामा नहर क्षेत्र के स्थायी राइट्स प्राप्त हो गए थे। आप कह सकते हैं कि उसके बाद से ही इसके कंट्रोल को लेकर, यानी कि इसके नियंत्रण को लेकर एक विवाद बना ही हुआ है। तो नहर खुलने के बाद से इसका नियंत्रण पनामा और अमेरिका के बीच आज एक विवाद का विषय बना हुआ है, जिसके कारण 1964 में इस क्षेत्र में दंगे भी हुए और कई बार बातचीत के प्रयास भी किए गए, लेकिन कोई खास सक्सेस हासिल नहीं हुई। 70 के एरा में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जिमी कार्टर ने भी ट्रीटी का विरोध किया, लेकिन 76 में चुनावी जीत के बाद उनका नजरिया जैसे बदल गया और अगले साल टोरिजो-कार्टर संधियों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे अमेरिका को पनामा कैनाल की तटस्थता के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ सैन्य रूप से रक्षा करने की शक्ति मिली। कुल मिलाकर इस पूरे एपिसोड का समापन हम इस तरीके से करेंगे कि 2021 में सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने एक वार्निंग दी थी, और उस वार्निंग में कहा था कि चीन के विस्तार को देखते हुए इस क्षेत्र में अमेरिकी हितों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय बिंदु आ रहा है। और अमेरिकी राजदूत ने कथित तौर पर पिछले साल भी वार्निंग दी थी कि स्थिति इतनी ना बढ़ जाए कि पनामा को अमेरिका और चीन में से किसी एक को चुनना पड़ जाए। इन शॉर्ट, पनामा कैनाल पर चीन की बढ़ती दिलचस्पी केवल एक आर्थिक पहल नहीं है, ये एक व्यापक भू राजनीतिक रणनीति का पाठ है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव से ये क्षेत्र फ्यूचर में एक बड़ा विवादास्पद मुद्दा बन सकता है। क्या पनामा नहर की तटस्थता कायम रहेगी या इसे भू राजनीतिक शक्तियों के संघर्ष का मैदान बना दिया जाएगा? इस सवाल का जवाब आने वाले वर्षों में ही मिल सकेगा, लेकिन आज जिन इश्यूज को हमने उठाया पनामा कैनाल के संदर्भ में, मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, इस एपिसोड को उन्होंने वॉच किया शुरू से लेकर अंत तक, वो इस पर अपना व्यूज हमारे साथ जो हैं वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। आप अपना फीडबैक देने के लिए info@justbroadcasting.com या फिर geet@justbroadcasting.com पर हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपके सुझावों का प्रोग्राम को लेकर यदि कोई शिकायत, कोई सजेशन आप देना चाहें तो उसका भी हम स्वागत करते हैं। तो इसी के साथ फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे। कल एक और नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ आपकी हमारी मुलाकात प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस में। तब तक के लिए नमस्कार।